आज की मीटिंग में आप लोग आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। केवल 2 जिले बचे, सबसे संपर्क किया गया था व्यक्तिगत रूप टेलीफोनिक रूप से भी, और सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, सभी लोग आए, आपका पुनः धन्यवाद। आज के जो 2 मुख्य एजेंडे हैं, पहला आरक्षण का। आरक्षण का सबसे ज़्यादा महत्व है, जिसके लिए हम इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, जो हमें 2 बार मिला, भी आज हमारे पास नहीं है। सबसे पहले भाई रणधीर जोधका जी जो जिक्र कर रहे थे, अगर भाई 5% आबादी को 5.5% आबादी को 11% मिला। 1989 में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई, तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक हमारा समाज सैनी समाज से और यादव समाज से हमारी मेरिट ज़्यादा थी आरक्षण पाने की। लेकिन किन परिस्थितियों की वजह से हम उसमें शामिल नहीं किए गए। उसके बाद गुरनाम सिंह आयोग का गठन किया गया, और 1991 में गुरनाम सिंह रिपोर्ट के आधार पर जाटों को शामिल किया गया ओबीसी में। और उस समय हरियाणा में बैकवर्ड क्लासेस का आरक्षण, बीसी का आरक्षण 17% था, 11% बीसी ए का और 6% बीसी बी का, जिसमें हमें शामिल किया गया था। 1992 में भजनलाल के नेतृत्व में सरकार बनी, और भजनलाल ने हमें उस आरक्षण से बाहर निकाला, और उसके अलावा एक और बड़ा काम किया कि उस आरक्षण को 17% से बढ़ा करके 27% कर दिया, क्योंकि केंद्र सरकार में बीसी का आरक्षण 27% है, यानी 50% की लिमिट के पास उसको ले गया। और उसका मकसद यही था, जाट समाज कभी पुनः इसमें शामिल ना हो जाए। तो जो 17% में से 11% बीसीए का था, उसको 16% कर दिया गया, और जो 6% था उसको 11% करके वो 27% कर दिया। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि उस समय भजनलाल के कैबिनेट में 10 जाट मिनिस्टर थे, और किसी ने विरोध नहीं किया। उस समय मंत्रियों की कंडीशन नहीं होती थी 15% की, 40, 38, 35 मंत्री होते थे। 10 जाट कैबिनेट मिनिस्टर थे, और किसी ने विरोध नहीं किया। उसके बाद 2014 में हमें जो आरक्षण मिला, वो एक अलग कैटेगरी बना दी गई। हमारी मांग थी कि हमें बीसीबी में शामिल किया जाए, लेकिन एक एसबीसी बना दी गई, स्पेशल बैकवर्ड क्लास। हमें दिया 10%, और उसी हिसाब से 10% इकोनॉमिकल बैकवर्ड को भी दे दिया, जिसमें दूसरी जातियां जो आरक्षण से वंचित रह गई थी। वो 1 साल के बाद खत्म हुआ, और उसमें 1 साल में जो लाभ मिला था, हमारे कुछ बच्चे आज भी बाहर बैठे हैं, ईबीसी में जिनका सिलेक्शन हुआ था, उनका 1 दिन का आंदोलन करवा के, उस समय रामविलास शर्मा कैबिनेट मंत्री होते थे, अम्बाड़ा में अगले दिन जूस पिला के अंदर, वो हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद वो लड़के ईबीसी वाले ज्वाइन करवा दिए गए, जबकि सेम केस था एसबीसी के बच्चे, जिनको और कहीं रोजगार मिल गया, वो अलग बात है, नहीं था वो आज भी वैसे ही घूम रहे। और हमने हमारे समाज के जितने भी लीडर्स भिन्न भिन्न पार्टियों में, जिन जिन की भी सरकार में हिस्सेदारी रही है, हमारी कमेटी ने सबसे मिलने का प्रयास किया है, अगर इन बच्चों की भी ज्वाइनिंग हो, लेकिन नहीं हो पाई। एक भाई आज कर रहे थे कि भाई किसी भी राजनीतिक दल, मैं तो ये कहूँगा अगर आप लोग इस मंच के अधीन, इस जाट आरक्षण संघर्ष समिति और जाट सेवा संघ के अधीन इकट्ठे हो जाओ, वो दल आपके पास चल के आएगा, आपको किसी दल के पास जाने की जरूरत नहीं। जिस दिन आप संगठित हो जाओगे, आपका प्लेटफॉर्म मजबूत होगा, उस दिन सारे दल जो है ना आपकी तरफ देखेंगे।
आज इलेक्शन के दौरान बात चलती है, हमारी गिनती नहीं होती। रोज अखबारों में पढ़ते इतने परसेंट फलानी जाती, इतने परसेंट फलानी जाती, इतने परसेंट फलानी जाती। महाराणा की गिनती नहीं हो कोई बन रहे हैं। 3 पार्टी हैं तो 3 जगह चले जाएंगे तो नेगेटिविटी आ गई। ठीक है, इस आरक्षण आंदोलन के बाद बहुत ताकत मिली है। समाज ने बहुत बार इकट्ठा होने का प्रयास किया, इकट्ठे भी हुए हैं, लेकिन राजनीतिक लोगों से उम्मीद रखना बेमानी है। और आरक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ एक लोग तो कहते हैं भाई सरकार ने नौकरी ख़त्म कर दी, आरक्षण का क्या करोगे। नौकरियां ख़त्म की हैं, कलरक की, चपरासी की, छोटे छोटे पदों की। सबसे महत्वपूर्ण सरकार को कौन चलाते हैं? बड़े ब्यूरोक्रेट्स, IAS IPS। 1999 में राजस्थान में आरक्षण मिला था। 1999 से पहले यहाँ सारे बुजुर्ग हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं। कभी आपने कोई राजस्थान का DC SP जाट समाज का देखा था? 1999 के आरक्षण के बाद उनके 18-20 साल व्यक्ति हर साल मोर देन 50 जो 50। और आज भी हरियाणा में 5 जाट SP राजस्थान के लगे हुए हैं। ये सारी आरक्षण की देन। एक बड़े बड़े एम्स में, बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में, IITs में, वो जो 1 साल हमारे पास आरक्षण रहा तो उस एक संस्था में 35% हमारे समाज के बच्चे थे और आज 2% भी नहीं है। वो केवल इसलिए आगे हमारे जो समकक्ष जातियां हैं, जो हमारे समकक्ष समाज है, वो उसको आरक्षण का लाभ मिला हुआ और वो बच्चे, हमारे बच्चे पिछड़ जाते हैं। तो आरक्षण हमारे लिए ज़रूरी है। इसके लिए हमें रणनीति बना के राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर पे भी, ठीक है न, हम सड़कों पे आएंगे और अगर सरकार ने मजबूर किया, ऐसी कोई परिस्थितियां हुई तो आने से परहेज भी नहीं करेंगे, लेकिन अपनी इस मांग को आगे अवश्य बढ़ाएंगे। और ये बात मान के चलना चाहिए, अगर जो मुहिम शुरू होगी उसको समय कितना ही लग सकता है, वो पूरी अवश्य हो। 1857 में आज़ादी की लड़ाई के लिए मुहिम शुरू हुई थी, 90 साल लग गए, लेकिन 1947 में आज़ादी मिली। तो हमारी भी ये मुहिम है, इसको हम जारी रखेंगे, टूटने नहीं देंगे और ये ज़रूर पूरी भी होगी। तो खैर इसके बारे में मलिक साहब भी ज़्यादा बताएंगे और समय भी काफ़ी हो गया। दूसरा मुद्दा था धाम के लिए अन्नदान मुहिम का। तो सभी जिलों ने बहुत बढ़िया आश्वासन दिया है और आश्वासन ही नहीं, हमें विश्वास भी है कि वो पूरा करेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, जितने जिला अध्यक्ष हैं, वो पूरे इस संस्था के प्रति और इस संगठन के प्रति समर्पित हैं। और जब जब भी उन्हें जितनी जो जिम्मेदारी दी जाती है उससे ज़्यादा बढ़ के काम करते हैं और अब आगे भी वो इसी तरह से इसमें सहयोग करेंगे। तो आप लोग आए, आप अपने संगठन को मजबूत रखिए, गांव-गांव तक इसका विस्तार करिए, राजनीतिक लोगों पर भरोसा ना करिए। राजनीतिक लोग केवल और केवल बंटवारा चाहते हैं, ताकि ये बटे रहें, उनकी राजनीतिक रोटियां सेकी जा सकें। हम संगठित होना चाहते हैं, ताकि संगठित हो तो हमारे समाज में आगे आने वाली पीढ़ी को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, समाज को कैसे उन्नत किया जा सकता है। और राजनीतिक दलों के नेताओं की कमी नहीं है, कुछ कमी हमारी भी है।